अंबेडकर की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं मूक नायक और बहिष्कृत भारत लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकारों की आवश्यकता के खिलाफ आवाज उठाने का मंच बन गई। अंबेडकर के तत्वावधान में महिला आंदोलन के 3 चरण थे। 1920 के दशक के आंदोलनों में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1930 के दशक में महिलाओं के लिए स्वायत्त संगठनों का निर्माण और अखिल भारतीय आंदोलन के तहत महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करना। 1940 के दशक में दलित वर्ग महिला फेडरेशन। 1942 में नागपुर में आयोजित इसके एक सम्मेलन में 25,000 महिलाओं ने भाग लिया था। धारा 2016। उनके भाषणों और विचारों से महिलाएं बहुत प्रभावित हुईं। 1927 में महार सत्याग्रह की शुरुआत। 1927 में मनुस्मृति का दहन। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 7 और 1928 में बंबई में महिला संघ का गठन महिलाओं को संगठित करने और सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कदम थे ताकि वे लड़ सकें अपने सामाजिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए। सिंगारिया 2014 पृष्ठ 2। वो उनकी जीवन शैली में गहरा परिवर्तन लाने में सफल रहे। वह चाहता था कि वे एक शानदार जीवन जिएं। इसलिए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे ऐसे कपड़े या आभूषण न पहने जो उनकी निम्न स्थिति को दर्शाते हों। बच्चों का पालन पोषण एक कठिन प्रक्रिया होने के कारण उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे कई बच्चों को जन्म देने से बचें और अपना समय अन्य कार्यों में लगाएं। धारा 2016। अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा, पुरुषों के साथ समान व्यवहार, संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर जोर दिया। वो उन्हें सदियों पुराने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों से मुक्त करना चाहते थे और इसलिए उनसे सभी पारंपरिकता को त्यागने और आधुनिक मूल्यों को अपनाने और प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें भी जातीय उन्मूलन की प्रक्रिया में शामिल किया। सामाजिक और आर्थिक अधिकार और न्याय की गारंटी देता है। उन विभिन्न लेखों का उल्लेख किया जा सकता है जो महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39 ए और डी राज्य को आजीविका के समान साधन और समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य लगाता है। अनुच्छेद 243(3) ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुच्छेद 243(3) ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से 1/3 से कम सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी। अनुच्छेद 243(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद पर आरक्षण प्रदान करता है। कुमार 2016 प्रे 215-216 महिलाओं के लिए उनकी स्थिति को ऊपर उठाने और मजबूत करने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान सभा में 1949 के हिंदू कोड बिल के रूप में आया। ये हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने का एक प्रयास था। स्वतंत्रता के बाद के दिनों में भारत के सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि समाज विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होता था। ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों अर्थात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। विधेयक के पीछे मुख्य तर्क महिलाओं सहित पूरे देश का उत्थान करना था। इसने 2 मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। ए. महिलाओं की स्थिति को उन्नत करना और बी. सभी असमानताओं और असमानताओं को दूर करना। इसने विभिन्न विवाह प्रणालियों के प्रचलन को समाप्त करने और केवल एक पत्नी विवाह को वैध बनाने की मांग की। कतुलकर 2008 संहिता द्वारा महिलाओं को संपत्ति और गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन मनु ने उन्हें इससे वंचित कर दिया।
कानूनी मामलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की वकालत की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महान राजनीतिक दार्शनिक बक, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विरुद्ध अपनी महान पुस्तक लिखी थी, ने कहा था कि जो लोग संरक्षण करना चाहते हैं उन्हें मरम्मत के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं इस सदन से केवल इतना ही पूछ रहा हूं, यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को बनाए रखना चाहते हैं तो जहां मरम्मत की आवश्यकता हो वहां मरम्मत करने में संकोच न करें। विधेयक में हिंदू व्यवस्था के उन हिस्सों की मरम्मत के अलावा और कुछ नहीं मांगा गया है जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। सिंगारिया, 2014, पृष्ठ 3। अंबेडकर ने पवित्र विवाहों को संविधान की भावना और दर्शन के विरुद्ध माना जो महिलाओं को दास्ता प्रदान करता है। कतुलकर, 2008। हिंदू कोड बिल में निम्नलिखित शामिल थे। 1. बिना वसीयत किए मृत हिंदू की संपत्ति पर पुरुष और महिला दोनों को अधिकार। 2. मरने वाले मृतक की संपत्ति के विभिन्न उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। 3. भरण पोषण का कानून। 4. विवाह। 5. तलाक। 6. अनुकूलन। 7. अल्पसंख्यक और संरक्षकता। कुमार, 2016, पृष्ठ 217। मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति उसकी विधवा पत्नी, उसके बेटे और उसकी बेटी के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। पहले बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। विधेयक में कहा गया है कि किसी महिला के पास मौजूद किसी भी संपत्ति को उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से संसाधित किया जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों को तलाक का मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। तलाक की स्थिति में पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। मोनोगैमी को अनिवार्य बनाया जाएगा और अंतरजातीय विवाह को अनुमति दी जाएगी। किसी भी जाति का बच्चा गोद लिया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री को हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने का महान कार्य सौंपा गया था। अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्यों में केवाई भंडारकर, जीआर राजगोपाल और एसवी गुप्ता शामिल थे। हालांकि इस बिल को रूढ़िवादी हिंदू समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि यह बिल पितृसत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया था। इस विधेयक को हिंदुत्व समर्थकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस विधेयक को धर्मशास्त्र के लिए अपमानजनक और हिंदू संस्कृति के लिए हानिकारक माना गया। इससे पहले कि इसे संविधान सभा में रखा जाता, हिंदुओं के कुछ वर्गों ने नारा लगाया कि हिंदू धर्म संकट और खतरे में है। हालांकि नेहरू की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे संसद में सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और पट्टाभी सीतारामैया जैसी प्रमुख हस्तियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। इसके चलते अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसे अंततः 1955-1956 में संसद में इस उम्मीद के साथ पारित किया गया कि यह भारतीय समाज और संस्कृति को आधुनिक बनाएगा। हिंदू कोड बिल के 4 अनुच्छेद जिन्हें 1952 में मंजूरी मिली और कानून बन गए, वे थे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। बाबरे, 2016, पृष्ठ 25। हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू वैवाहिक कानून में विभिन्न बदलाव लाने में सहायक रहा है। यह एक विवाह पर जोर देकर और तलाक के बाद भी विवाह और भरण पोषण में राहत प्रदान करके भारतीय महिलाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ। धारा 5, 11, 17, 25 और 26 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। धारा 5 विवाह के मामले में लड़की की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देती है। अधिनियम की धारा 11 और 17 एक विवाह के नियम को लागू करती हैं। यह अधिनियम विवाह और तलाक की शून्यता का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 18(2)(e) के तहत एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है। अधिनियम की धारा 26 बच्चों की अभिरक्षा का प्रावधान करती है। 8/1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 एक महिला की स्थिति को उसकी संपत्ति पर कब्जा करने और उसका निपटान करने के मामले में एक अधीनस्थ से एक उच्च पद तक बढ़ा देती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विरासत और संपत्ति अधिकारों में महिलाओं के लाभ का मानचित्रण। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6(a) के अनुसार एक नाबालिग जो अभी तक 5 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंची है, उसकी हिरासत उसकी मां के पास रहती है।
धारा 6B के अनुसार नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की की अभिरक्षा मां के पास रहती है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार मां को नए अभिभावक को बदलने और नियुक्त करने का अधिकार है। 9 दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम भी महिलाओं को सशक्त बनाता है और बच्चे को गोद लेने के उनके निर्णय का सम्मान करता है। 10. अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान या द पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर ने मुस्लिम महिलाओं के घूंघट पहनने, उनकी धार्मिक परंपराओं और विवाहों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबरे, 2016, पृष्ठ 25। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए विभिन्न कानून बनाए। महिला श्रम कल्याण निधि, महिला श्रम संरक्षण अधिनियम, महिला श्रम विधेयक के लिए मातृत्व लाभ, टुकड़ा श्रमिकों को अवकाश लाभ, कर्मचारियों के लिए वेतनमान में संशोधन, खदानों में भूमिगत काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध की बहाली, कानूनी अलगाव के बाद पति से भरण पोषण भत्ता, लिंग के भेदभाव के बिना समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार, विधवा द्वारा बच्चे को गोद लेना, माता पिता की संपत्ति पर अधिकार और 18 साल से पहले शादी नहीं। 11. अंबेडकर के योगदान की प्रासंगिकता। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने समानता के आधार पर हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। कानून मंत्री और मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को मनु द्वारा बनाए गए सामाजिक कानूनों में सुधार करके महिलाओं को सदियों पुरानी दास्ता से मुक्त करने का दायित्व सौंपा। सिंगारिया, 2014, पृष्ठ 3। एक समाज सुधारक के रूप में उनके लेखन और गतिविधियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में काफी मदद की। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में स्वीकार किया गया कि लैंगिक असमानता के लिए सामाजिक और आर्थिक संरचना काफी हद तक जिम्मेदार है, जैसा कि अंबेडकर ने बहुत पहले कल्पना की थी। शुक्ला, 2011। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे महिलाओं की शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण प्रशिक्षण, महिला और बाल विकास पर जोर, रोजगार सुविधाएं, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। कविता कित, 2013। महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय योजनाओं द्वारा 12 रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। नियोजित विकास के पिछले दशकों में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में महज कल्याण से सशक्तिकरण की ओर एक आदर्श बदलाव आया है। उन्हें पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला है। महिलाओं को समान दर्जा देने का आदर्श हमारे संविधान में परिलक्षित होता है। राज्य सकारात्मक भेदभाव प्रदान करता है। हालांकि भारतीय महिलाओं ने कुछ हद तक प्रगति हासिल की है, फिर भी वे अपहरण, हिंसा, अपराध, अपमान, दहेज, एसिड हमले, छेड़छाड़, बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार हैं। 13 आंकड़ों के अनुसार पिता के घर और ससुराल दोनों में पति, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं सर्वोच्च स्थान पर हैं। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत में 46% महिलाएं अशिक्षित हैं। असंतुलन और भेदभाव को दूर करने में कई दशक लगेंगे। महिलाओं के अधिकारों के लिए अधिक शोर दिखाता है कि बहुत कुछ अधूरा रह गया है। हालांकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया गया है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के बारे में पर्याप्त जागरूकता की कमी रही है। उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। तिवारी और मेश्राम, ND। भारत में महिला अधिकार आंदोलन 2 प्रकार के हैं, एक कुलीन वर्ग का और दूसरा दलित वर्ग का। पहला पश्चिमी विचार से प्रभावित और दूसरा श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए चलाया जाने वाला। एक महत्वपूर्ण चूक इस अर्थ में है कि पहले प्रकार के महिला सशक्तिकरण आंदोलन में अंबेडकर के विचारों को मान्यता नहीं दी गई है। भारत में नारीवादी आंदोलन निचली जाति की महिलाओं की समस्याओं को संबोधित करने में सफल नहीं रहा है और उनके अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान देने में विफल रहा है। ये बहिष्करण कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशानिर्देशों में दिखाई देता है, जो असंगठित वर्ग पर लागू नहीं होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 2 सितंबर 2012 को लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया, जिसका नाम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विधेयक था। ये 2013 में एक अधिनियम बन गया और इसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 नाम दिया गया। इसमें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों और मानदंडों को शामिल किया गया है। 14 असंगठित क्षेत्र की 70% निचली जाति की महिलाएं समान पारिश्रमिक का आनंद लेने के विशेषाधिकार से वंचित हैं। पितृसत्ता और जाति व्यवस्था।
हमारे समाज की दो गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों का उन्मूलन ही मुक्तिदायी परिवर्तन ला सकता है और निर्भया की पुनरावृत्ति को रोक सकता है। सावंत, 2015। न केवल संवैधानिक प्रावधान बल्कि लोगों के हृदय और दृष्टिकोण में बदलाव से महिलाओं को मुक्ति और मजबूती मिल सकती है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुप्रतीक्षित लक्ष्य है। स्वयं महिलाओं और सरकार का एक संयुक्त उद्यम उनके विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। निष्कर्ष, सभी उत्पीड़नों और अन्यायों के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक, भारत में महिलाओं के लिए एक सच्चे पथ प्रदर्शक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जो समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को सभी के लिए आवश्यक मानती है। किसी देश का सर्वांगीण विकास। इस प्रकार हम उनके विचार की प्रतिध्वनि के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कहती है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सब कुछ निरर्थक और निरर्थक हो जाता है, चाहे वो एकता हो, शिक्षा हो या आंदोलन हो। आज के लिए ही इतना ही है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे और आप सभी का प्यार बना रहे।